अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पीपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स 2020 का पेपर, यानी कि हम पीपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स 2020 का पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पीपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स के पेपर में 20% जनरल नॉलेज आता है और 80% यानी 80 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के पोर्शन से आते हैं। तो हम इस वीडियो सीरीज़ में मैथमेटिक्स का पोर्शन कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, 80 क्वेश्चंस कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। आज इस वीडियो सीरीज़ की पार्ट नंबर 1 है और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन इज़ मोर रिलायबल? ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स रूल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। यानी इन दोनों में से कौन सा रूल ज़्यादा रिलायबल है, कौन से रूल से हमारे पास वैल्यू ठीक आती है, अप्रोक्सीमेट या एक्यूरेट वैल्यू आती है। सॉल्यूशन में देखिए, ट्रेपेजॉइडल रूल जिसको हम ट्रेपीजियम रूल भी कहते हैं, ये एक एस्टिमेटेड रिज़ल्ट देता है, यानी कि एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं देता। अप्रोक्सीमेट या एस्टिमेटेड वैल्यू देता है, जो आपने एरिया फाइंड करना होता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में, उसकी आपको एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं देगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी भी इरेगुलर पीस ऑफ लैंड का एरिया फाइंड करना चाहें तो ट्रेपेजॉइडल रूल से हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, एक्यूरेट नहीं आएगी, क्योंकि इस रूल के मुताबिक हम कर्व्स को अप्रोक्सीमेट करते हैं यूजिंग स्ट्रेट लाइंस, जिसकी वजह से हमारी कैलकुलेशंस काफ़ी सारी ख़राब हो जाती हैं और एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं आता। जबकि सिम्पसन्स रूल हमें एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेपेजॉइडल रूल। इसके अलावा ट्रेपेजॉइडल रूल में आपको जो इंटरवल जैसे गिवन होता है उसी के मुताबिक आपने फार्मूले में पुट करके वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है। जबकि सिम्पसन्स रूल में हम इंटरवल को मज़ीद डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में या 4 हिस्सों में। आप इनको फर्दर डिवाइड करने के बाद फार्मूला अप्लाई करते हैं, जिससे रिज़ल्ट और भी ज़्यादा एक्यूरेट आता है, प्रिसाइज आता है। तो सिम्पसन्स रूल ज़्यादा प्रिसाइज है एज़ कम्पेयर टू ट्रेपेजॉइडल रूल। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, मीन्स सिम्पसन रूल इज़ मोर रिलायबल। Question number 2, rings of integers has characteristic 1, 0, infinity, none of these। यानी रिंग ऑफ इंटीजर्स का करेक्टरिस्टिक क्या होगा। सबसे पहले आप देखें करेक्टरिस्टिक क्या होता है। फ़र्ज़ करें R कोई भी रिंग है, अगर ऐसा कोई भी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करे कि आप उस n को रिंग के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करें लेफ़्ट साइड से, मीन्स NA अगर फाइंड किया जाए तो वो 0 आ जाए, तो हम n को करेक्टरिस्टिक कहेंगे रिंग का। यानी अगर ऐसा कोई लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करे जिसको आप रिंग के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें और आंसर आपके पास 0 आ जाए, तो उस n को हम करेक्टरिस्टिक कहेंगे r का। अगर हम बात करें रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो m यानी zm की, तो यहाँ पर m करेक्टरिस्टिक है zm का। अब गिवन है कि रिंग ऑफ इंटीजर्स का करेक्टरिस्टिक क्या होगा। अब रिंग ऑफ इंटीजर्स में ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं है कि उसको हम इंटीजर से मल्टीप्लाई करें और हमारे पास आंसर 0 आ जाए। अगर ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर ना हो तो इस केस में करेक्टरिस्टिक 0 होगा, मीन्स रिंग ऑफ इंटीजर्स का करेक्टरिस्टिक 0 है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, केपलर स्टेटेड द फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इन। ऑप्शंस आर 1709, 1609, 1509 एंड 1809। केपलर ने अपना फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कब दिया था। सॉल्यूशन है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जो कि जोहान्स केपलर ने 1609 से 1619 के दरमियान पब्लिश किए थे। ये डिस्क्राइब करते हैं ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स के बारे में, यानी कि सूरज के इर्द गिर्द जो प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं उनके बारे में ये तीनों लाज हैं। अब केपलर ने अपने पहले 2 लाज 1609 में पब्लिश किए, जबकि उसने अपना तीसरा कानून 1619 में पब्लिश किया। अब क्वेश्चन में हमसे फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है 1609। क्वेश्चन नंबर 4, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। प्रोजेक्टाइल का हमने टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, ऑप्शंस गिवन है। प्रोजेक्टाइल क्या होता है। अ प्रोजेक्टाइल इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी एंड इज़ एक्टेड ऑन बाय ग्रेविटी, यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप इनिशियल वेलोसिटी देते हैं और उसके बाद वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करता रहता है, उसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अब जितना टाइम प्रोजेक्टाइल एयर में, हवा में स्पेंड करता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट
टी का फॉर्मूला है टी इक्वल टू 2v0 साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी। अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले के मुताबिक देखें तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी में से आप इस फॉर्मूले को कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने ऑप्शन नंबर सी को ले लिया। ऑप्शन सी इज़ v0 साइन 2 अल्फ़ा सीकेंड अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी। अब साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू होती है 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, और सेकेंड अल्फ़ा कन्वर्स है, इन्वर्स है कॉज अल्फ़ा का। वैल्यूज़ रिप्लेस करें, कॉज अल्फ़ा से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2v0 साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी। यानी अगर हम ऑप्शन नंबर सी को सॉल्व करें तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ जाता है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question number 5. Let A and B be two n squared matrices such that AB equal to A and B multiplied by A equal to B. Then A and B are. Options are idempotent, involuntary, nilpotent or none of these. यानी A और B दो n squared matrices है। n square मतलब कि ये 2x2 की मैट्रिक्स हो सकती है, 3x3 की मैट्रिक्स हो सकती है, ये कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों ऑर्डर n की, n कुछ भी हो सकता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आइडेम्पोटेंट, इन्वॉलंटरी और निलपोटेंट मैट्रिक्सेस क्या होती हैं। कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A को हम आइडेम्पोटेंट कहेंगे अगर उसका स्क्वायर लिया जाए तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, मीन्स A स्क्वायर इक्वल टू A। इसी तरह यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स का होना लाजमी है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी इन्वॉलंटरी इफ़ ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी कि जब मैट्रिक्स को आप आपस से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। इसी तरह अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर के इफ़ ए रेज टू पावर के इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, यानी कि अगर आप ए को के टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ओ मैट्रिक्स आ जाए, 0 मैट्रिक्स आ जाए ऑफ दैट ऑर्डर। अब के क्या हो सकता है, के कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, मीन्स अगर ए पावर 2 0 के इक्वल आ जाए इसका मतलब है कि ए निलपोटेंट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2। अगर ए पावर 5, ए को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें मींस ए पावर 5 और आंसर 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो ए निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा ऑफ ऑर्डर 5। अब इस क्वेश्चन में ये मैट्रिसेस ए और बी निलपोटेंट भी नहीं है, इनवॉलंटरी भी नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस हैं ये। आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस कैसे हैं इसका प्रूफ भी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। आप देख सकते हैं कि जब हमने ए स्क्वायर को कैलकुलेट किया और कुछ स्टेप सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर दोबारा ए आ गया। इसी तरह बी स्क्वायर इक्वल टू बी मीन्स हेयर ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज the function f of z is analytical in a domain D and f of z equal to c plus iota v of x y where c is a real constant, then f in D is a constant, non-constant, continuous or none of these। यानी f of z एक एनालिटिकल फंक्शन है किसी भी डोमेन D में और आपको f of z की वैल्यू भी दी है, जबकि ये भी बताया है कि जो रियल नंबर है c ये एक कांस्टेंट है। तो f D में क्या होगा, f उस डोमेन में क्या होगा। कोई भी फंक्शन f of z है उसको हम एनालिटिकल कहेंगे किसी भी कम्प्लेक्स प्लेन के रीजन R में अगर R के हर पॉइंट पर f of z का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, यानी कि f of z हैज़ अ डेरिवेटिव एट ईच पॉइंट ऑफ R। अगर ऐसा हो तो हम f of z को एनालिटिक बोलेंगे या एनालिटिक कहेंगे। अब एक डेफिनेशन आप पढ़ लें, लेट f इज़ एनालिटिक इन अ डोमेन D if the real part or imaginary part of f is constant then f is constant in D। यानी अगर आपको गिवन है कि f एनालिटिक है किसी भी डोमेन D में, जिस तरह कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, अगर उस फंक्शन का रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट कांस्टेंट हो तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन उस डोमेन पर कांस्टेंट होगा। अब आपको यहाँ पर गिवन है कि इस फंक्शन का रियल पार्ट जो कि c है वो एक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन इस डोमेन D पर कांस्टेंट है। इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 7, समीशन d बाई n 1 बाई डी इक्वल टू सिग्मा n बाई n। ये एक इक्वेशन है और आपसे पूछा गया है कि ये इक्वेशन किस इंटीजर के लिए वैलिड है, यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्वेशन कैसे बनी और यहाँ पर सिग्मा n क्या चीज़ है। सिग्मा n डिनोट्स द सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि सिग्मा n n के डिवाइजर्स को डिनोट करता है, जबकि n क्या चीज़ है, n पॉजिटिव इंटीजर है।
मीन सिग्मा एन को हम कुछ यूँ लिख सकते हैं, सिग्मा एन इक्वल टू समीशन ऑफ डी, व्हाट इज डी, वेयर डी इज़ अ डिवाइजर ऑफ एन। अब आप देखें 12 एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम सिग्मा 12 को कैसे निकालेंगे। सिग्मा 12 को हम कुछ यूँ लिख सकते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू 12 है। अब आपने 12 के डिवाइजर्स को सम करना है। कौन कौन से नंबर 12 को डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12 के तमाम नंबर जो हैं 12 के डिवाइजर्स हैं। इनको जब हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 28, मीन्स सिग्मा ऑफ 12 इक्वल टू 28। अब हमने ये इक्वेशन इस्टेब्लिश करनी है। आपने ये चीज़ भी याद रखनी है कि यहाँ पर n पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 1 या 1 से ग्रेटर, तमाम के लिए ये फार्मूला सिग्मा ऑफ n का फार्मूला वैलिड है। अब आप देखें क्या हम सिग्मा ऑफ n को कुछ यूँ लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ n इक्वल टू समीशन n बाई डी वेयर d इज़ अ डिवाइजर ऑफ n। अगर ऐसे हम लिख सकते हैं तो इस इक्वेशन को इस्टेब्लिश करना बहुत ईजी होगा। हम चेक करते हैं, n की जगह अगर 12 हो सो 12 डिवाइड बाई डी, व्हाट इज़ डी, डी डिवाइजर्स हैं 12 के। तो पहला डिवाइज़र 1 है, 12 बाई 1 इज़ 1, 12 बाई 2 इज़ 6, इसी तरह 12 बाई नेक्स्ट डिवाइज़र 3, तो वो हमारे पास 4 आ जाएगा। यानी जब हम n बाई डी करेंगे और उसको सम करेंगे तो हमारे पास आंसर दोबारा 28 आ जाएगा, यही वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसका मतलब हुआ कि हम सिग्मा n को इस फार्मूले की शक्ल में भी लिख सकते हैं। अगर n को लेफ्ट साइड पे डिवाइड किया जाए तो ये इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी, सिग्मा n डिवाइडेड बाई n इक्वल टू समीशन 1 बाई डी वेयर d इज़ अ डिवाइजर ऑफ n। यानी जो क्वेश्चन आपको गिवन है ये वही चीज़ बन गई। अब यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो ये उन तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए फार्मूला वैलिड है, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, tan hyperbolic inverse of z is not defined for z equal to, tan hyperbolic inverse of z किसके लिए डिफाइंड नहीं है, 1 के लिए, -1 के लिए और +-1 दोनों के लिए। tan hyperbolic inverse of z का फॉर्मूला है 1/2 log of 1 plus z डिवाइडेड बाई 1 minus z, जबकि ये कंडीशन आपने याद रखनी है कि z मॉड लेस देन 1 के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि z मॉड लेस देन 1 का मतलब क्या है। z मॉड लेस देन 1, अब मॉड को हम ख़त्म करके प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, मीन्स प्लस माइनस z इज़ लेस देन 1। इसका मतलब है कि z इज़ लेस देन 1 एंड माइनस z इज़ लेस देन 1, क्योंकि यहाँ पर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को अलहदा कर लिया, मीन्स z इज़ लेस देन 1। अगर -1 को हम राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कुछ यूँ बन जाएगा, z इज़ ग्रेटर देन -1। अब नंबर लाइन पर हम इन दो इनइक्वालिटीज़ को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। z इज़ लेस देन 1 का मतलब है कि z की वैल्यू 1 से छोटी है, यानी कि z उन तमाम वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है जो कि 1 से लेस है। तो 1 से लेस का मतलब ये एरो है जो कि 1 से लेफ़्ट साइड पर है, और इस सर्कल का मतलब है कि ये 1 पर डिफाइंड नहीं है, 1 यहाँ पर शामिल नहीं है। इसी तरह z इज़ ग्रेटर देन -1 का मतलब है कि z -1 से ग्रेटर तमाम वैल्यूज़ पर डिफाइंड है, जबकि -1 पर डिफाइंड नहीं है। तो वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जिन पर z डिफाइंड नहीं है, वो है 1 एंड -1। मीन्स tan hyperbolic inverse of z is not defined for +1 and -1, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो व्यूअर्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने फर्स्ट 8 क्वेश्चन सॉल्व किए पीपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स 2020 के पेपर के। इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे और इस तमाम पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑल पर कर दीजिए ताकि आपके पास हर वीडियो की अपडेट पहुंच सके। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।